यशस्वी जायसवाल को हम लेफ्ट हैंडेड वीरेंद्र सहवाग बुला सकते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बट थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि अगर जल्दी उसको सहवाग बुला दिया तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको एटलीस्ट अभी और 5-6 साल थोड़ा 5-6 साल वो खेले तो देन वी कैन कॉल हिम। जैसे हमने एक टाइम पे पुजारा आए थे तो उनको एकदम द वॉल का नाम दे दिया था कि वो द्रविड़ की तरह खेलते हैं, उतना करते हैं, बट धीरे धीरे वो वॉल बने बाद में। तो आई थिंक यशस्वी जायसवाल को भी अभी थोड़ा टाइम हम दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसा भी खेल रहे वैसे ही अगले 5-6 साल खेले तो बहुत एक्साइटिंग रहेंगे इंडिया के लिए। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग अबाउट यू इज कि आपने अपने करियर की शुरुआत एक ओपनर से नहीं की, बट यू वर इंडियाज ग्रेटेस्ट एवर ओपनिंग बैट्समैन। ये ट्रांजिशन कैसे आया एंड इन योर माइंड ऑल्सो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुंची? मैं मिडल ऑर्डर बैट्समैन था, नंबर 6 पे बैटिंग करता था, ऑफ स्पिन साथ में थोड़ी बहुत गेंदबाजी करता था। सिलेक्शन इसलिए हुआ था कि मैं थोड़ी गेंद कर लेता हूँ, थोड़ी बैटिंग कर लेता हूँ। लेकिन हम लोग 2001 में श्रीलंका में गए थे जहाँ पर हमारे ओपनर सचिन तेंदुलकर जी इंजर्ड थे, वो आए नहीं थे। जो दूसरे ओपनर थे अमय कुरसिया और वो परफॉर्म नहीं कर रहे, सौरव गांगुली साथ। तो हमने बहुत सारे ओपनर ट्राई किए, सौरव गांगुली ने, मैंने युवराज सिंह को किया, हेमंत बदानी को किया, अमय कुरसिया और 1-2 ओपनर्स। तो एक जहीर खान नाम का एक खिलाड़ी होता था, उन्होंने सजेशन दिया सौरव गांगुली को कि यार सहवाग को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा इन्हें फास्ट बॉलिंग अच्छे खेलते हुए। तो जहीर खान की बदौलत मैंने पहली बार वनडे क्रिकेट में ओपनिंग करनी शुरू करी। पहला मैच में मैंने 33 के कुछ बनाए और दूसरे मैच में मैं 0 पे आउट हो गया। तो जो थर्ड मैच था मेरा ओपनर, वो मेरा वैसे लास्ट मैच हो जाता अगर मैं परफॉर्म नहीं करता, तो क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे परफॉर्मेंस दिए हुए। तो दादा ने मुझे बैक किया और उस मैच में मैंने सेकंड फास्टेस्ट 100 बनाया 69 बॉल्स पे, और हम लोग वो सेमीफाइनल जीते। और उसके बाद मैं ओपनर बना, बट मैं चाहता नहीं था मैं ओपनिंग करना बिल्कुल भी। टेस्ट मैच में मुझे ओपनिंग करने के लिए सौरव गांगुली ने 2002 में रिक्वेस्ट की, कोच जॉन राइट और सौरव गांगुली। तो दादा मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि यार तू इतना अच्छा खिलाड़ी, तुझे मैं बाहर नहीं बैठा सकता, तू ओपनिंग कर ले, क्योंकि नंबर 3 पर द्रविड़ है, 4 पर तेंदुलकर है, 5 पर गांगुली है, 6 पर लक्ष्मण है और 7 पर विकेट कीपर है। तो तू ओपनिंग। मैंने कहा दादा आप भी तो ओपनिंग किया आपने वनडे क्रिकेट में, तो आप ओपनिंग कर लो, मैं 5 खेल लूंगा। बोला मैं कैप्टन हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि तेंदुलकर को करवा दो। तो उन्होंने कहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तू जाके बात कर ले, अगर वो मान जाते तो वो ओपनिंग कर लेंगे, तू 4 नंबर खेल लियो। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई भी नहीं माना। तो फाइनली मैंने दादा को बोला मुझे लिख के दो कि अगर मैं 2-3 टेस्ट मैचेस में फेल हो गया तो मुझे वापस मिडल ऑर्डर में मौका मिलेगा। तो सौरव गांगुली ने मुझे लिख के दिया कि अगर तू इस सीरीज में फ्लॉप हो गया तो मैं तुझे मिडल ऑर्डर में मौका दूंगा, बट वो मौका कभी आया ही नहीं। तो उसके बाद मैंने पहले मैच में 84 बनाया, दूसरे मैच में एज ए ओपनर 100 बनाया, बट मेरा गेम मैंने कभी अग्रेसिव गेम छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं उसी के लिए जाना चाहता था, उसी के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो मेरा ये था कि भाई मैं भी अपने एग्रेसिव क्रिकेट से खेलूंगा तो मैं शायद अपना नाम बना पाऊँ। तो इसलिए मैंने एग्रेसिव क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में खेलनी शुरू की एज ए ओपनर भी। आज भी अगर हम क्रिकेटर्स को देख रहे हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, रिंकू हो, हरमनप्रीत कौर भी अगर हो, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये शायद एक अच्छा समय है यंग क्रिकेटर्स के लिए जिन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ अभी डेब्यू करा है। दे हैव ऑल्सो बीन फैसिनेटिंग। ध्रुव हो, आकाश हो, सरफराज हो, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एंड डू यू सी दैट फाइनली वी हैव द टैलेंट जो कि हमें क्रिकेट के नेक्स्ट डेकेड में अच्छा इंडिया में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी। हमारे टाइम में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो जिनको जगह नहीं मिल रही थी इंडियन टीम में आने के लिए, और आज भी थैंक्स टू आईपीएल के आने से छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे प्लेयर आए हैं जिन्होंने आईपीएल में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेला है और परफॉर्म किया। कोई सोच नहीं सकता था रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जो एक छोटे उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर से आते हैं और वो अपना इतना बड़ा नाम बनाते हैं आईपीएल के प्लेटफॉर्म के बाद, फिर इंडिया के लिए खेलते हैं। तो इंडिया के पास टैलेंट की कभी कमी नहीं है, और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में भी वो टैलेंट हमें, जो भी आपने नाम लिए, चाहे वो सरफराज हो, यशस्वी जायसवाल हो, गिल हो, ऋषभ पंत हो, या इवन बॉलिंग में मुकेश हो, बुमराह हो, तो ये सब लोग एक प्रोसेस से आते हैं जो कि हमारे यहाँ अंडर 16, अंडर 19 रणजी ट्रॉफी और फिर आईपीएल और फिर इंडियन टीम। तो वो प्रोसेस इतना अच्छा है, वो डोमेस्टिक जो हमारा टूर्नामेंट है वो इतना बेहतर है, तो उनको वहाँ से निकल कर आने में ना ऐसा लगता नहीं कि फिर वो इंटरनेशनल उनके लिए कोई प्रॉब्लम है। और स्पेशली आईपीएल में सारे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल के उन्हें लगता ही नहीं कि वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट मुश्किल है। हमारे टाइम में क्या होता था कि हम लोग डोमेस्टिक से सीधा इंटरनेशनल खेलते थे, जहाँ पर बहुत फर्क था बॉलिंग में।
कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हो तो आप 130 किलोमीटर पर आवर खेल रहे हो, और आप इंटरनेशनल खेल रहे हो तो आप 140 पर किलोमीटर आवर खेल रहे हो, तो वो 10 किलोमीटर का बहुत फ़र्क होता है। लेकिन आज वो फ़र्क आईपीएल ने मिटा दिया। हाँ, वो मिटा दिया। तो हमारे पास टैलेंट हमेशा से था और हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उम्मीद करता हूँ कि एक सपना देखा था अनिल कुंबले ने 2005-06 में कि हम लोग टेस्ट टीम नंबर 1 बने, और वो सपना उनका धीरे धीरे होकर आज पूरा हो रहा है कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब खेलते हैं, हालांकि हम जीते नहीं, लेकिन 2 फाइनल आ रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। टेस्ट टीम नंबर 1, वनडे टीम नंबर 1 और T20 टीम नंबर 1 बने हैं। तो वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू गई है भारतीय टीम। अभी हर कोई टीम की तारीफ कर रहा है, आप भी कह रहे हैं कि टीम स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ बैठे लोग और जो देश के तमाम लोग हैं उनके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि 10 साल हो गए हैं, आईसीसी ट्रॉफी तो नहीं आई है हमारे पास में, तो क्या वजह है कि ये हमसे अभी तक जो खुशी है वो बड़ी दूर लग रही है? एंड डू यू थिंक इन द टाइम्स टू कम वी हैव होप? और अभी तो बहुत जल्दी ही एक और टूर्नामेंट होने वाला है। व्हाट हैज बीन द रीजन कि हमारे पास 10 साल में ये वाली सफलता जो नहीं है वो नहीं आ पाई है? आई थिंक स्ट्रॉन्ग टीम होना एक अलग बात, मतलब स्ट्रॉन्ग होना एक, लेकिन चैंपियनशिप जीतना एक अलग बात। चैंपियनशिप के लिए आपको एक टीम होकर खेलना पड़ता है, आपको थोड़ी किस्मत भी चाहिए, थोड़े राइट डिसीजन भी चाहिए। जब आप नॉकआउट्स में जाते हो तो आपको वो थोड़ा फियरलेस और ब्रेवरी के साथ भी खेलना पड़ता है, जो कि शायद पिछले कुछ टूर्नामेंट में मुझे नज़र नहीं आया। अगर लास्ट फाइनल में मैं देखूँ जिसमें इंडिया 50 ओवर का वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रही है, तो वो नज़र ही नहीं आया। 11 ओवर के बाद से लेकर 40 ओवर के बीच में वो किसी ने फियरलेस क्रिकेट खेली नहीं, सिर्फ एक चौका लगाया हमने, ये कह दो। तो आई थिंक वो हमें भूल जाना होगा कि हम लोग सेमीफाइनल या फाइनल खेलते हैं। अगर हम लोग उसको भी लीग मैच की तरह खेलें तो शायद आसान होगा, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। जब मैं टीम का हिस्सा था 2007-08 से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक, हम लोग हर एक मैच को ऐसे ट्रीट करते थे नॉकआउट मैच है, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, अगर हम हार के तो बाहर हो जाएंगे। तो 2007-08 से लेकर 2011 तक हमने बहुत सारे टूर्नामेंट जीते, बहुत मैचेस जीते, वनडे इंटरनेशनल, और उसकी वर्ल्ड कप की तैयारी की हमने। तो शायद इंडियन टीम ये दोबारा कर सकती है कि हर मैच को नॉकआउट मैच की तरह खेले कि हार के तो बाहर हो जाएंगे, तो माइंडसेट बदल जाता है। तो आई थिंक वो माइंडसेट चाहिए वहाँ उस ड्रेसिंग रूम में जब आप नॉकआउट में उतरते हो, कि आप फियरलेस खेलो, थोड़ा ब्रेवरी के साथ खेलो, थोड़ा रिस्क लेके खेलो। तो शायद वो लैकिंग है। तो हम लोग शायद ही सोचते नहीं हमें जीतना, जीत तो हो ही जाएगी अगर आप ये सब चीज़ें करोगे। तो आई थिंक वो लैकिंग है, मुझे लगता है। जून में जब हम यूएस और वेस्ट इंडीज में जाके खेलेंगे, व्हाट डू यू थिंक? ये तो वैसे भी T20 फॉर्मेट है, वहाँ तो मुझे उम्मीद है कि जो भी नए बंच ऑफ प्लेयर आए हैं जो सीनियर के साथ खेलेंगे वो फियरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो ही जीतेंगे। और वो एक फॉर्मेट ऐसा है T20 की, उसमें एक प्लेयर आपको पूरी टीम को हरा सकता है। कोई भी एक बैट्समैन है, कोई भी एक बॉलर पूरी टीम को हरा सकता है। तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा हमारे पास वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर हमें T20 मुकाबला जिता सकते हैं।